नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के ऊपर बढ़ते दबाव की। साथ ही बात होगी भारत द्वारा चौतरफा घिरते पाकिस्तान के मंसूबों की। इसके अलावा होगी अंतर्राष्ट्रीय अहम खबरों पर नजर, तो करेंगे खास मेहमान के साथ चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में यूनुस पर बढ़ा दबाव, सेना ने फिर भी संप्रभुता से समझौता न करने की अपील। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमाते इस्लामी के नेता अजहर इस्लाम की मौत की सजा रद्द। ट्रंप के प्रयासों का नहीं दिख रहा असर। यूक्रेन में लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल से जर्मनी ने हटाया प्रतिबंध। रूस पर प्रतिबंधों की मांग को मॉस्को ने शांति की राह में बताया रोड़ा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई तेज। 10 करोड़ डॉलर के अनुबंधों पर रोक लगाने की तैयारी। 30 से अधिक अनुबंधों की ट्रंप प्रशासन कर रहा है समीक्षा। युद्धग्रस्त सूडान में बढ़ा हैजा का प्रकोप। एक हफ्ते में करीब 200 लोगों की गई जान। 2700 से अधिक नए मामले। गृह युद्ध के चलते लोगों को नहीं मिल पा रही है मदद। इंग्लैंड में प्रीमियर लीग परेड के दौरान बेकाबू कार ने भीड़ को रौंदा। 50 से ज्यादा लोग घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। सरकार का आतंकी घटना से इनकार। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस वक्त सियासी संग्राम और तेज और तनावपूर्ण हो गया है। एक ओर जहां चुनाव की मांग और तेज होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दबाव मोहम्मद यूनुस पर नजर आ रहा है, जिन्होंने इस्तीफे की अटकलों के बीच इस्तीफे को लेकर एक और चाल चली है। देखिए। सियासी दलों के बढ़ते दबाव का सामना कर रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की चुनौतियां कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन बताने के लिए काफी हैं कि जिस उम्मीद के साथ बांग्लादेश की जनता ने यूनुस को सिर आंखों पर बैठाया था, उस पर वे खरे नहीं उतर रहे हैं। यही वजह है कि यूनुस के खिलाफ हर वर्ग और क्षेत्र में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ यूनुस की गलत नीतियों के कारण उद्योग, खास तौर से कपड़ा उद्योग करा रहा है, तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी मनमाने फैसलों से निराश हैं। बढ़ते दबाव के कारण शनिवार से हड़ताल पर बैठे सिविल सेवकों के सामने झुकते हुए सरकार ने लोक सेवा अध्यादेश को वापस लेने का भरोसा दिया। सिविल सेवकों ने फिलहाल हड़ताल तो जरूर स्थगित कर दी है, लेकिन शिक्षकों ने अपनी मांगों को धार देते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। वेतन में वृद्धि की मांग के साथ हजारों प्राइमरी टीचर अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। यूनुस प्रशासनिक दबाव तो जैसे तैसे झेल ले रहे हैं, लेकिन सियासी और सेना के मोर्चे से आने वाले दबाव की गोलियों का सामना मुश्किल से कर पा रहे हैं। सेना ने दो टूक कह दिया है कि देश की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं। कई दिनों से सेना और सरकार के बीच मतभेद की अटकलों को सेना की तरफ से सोमवार को जरूर खारिज किया गया, लेकिन साथ ही इशारों में इस मनमुटाव को और हवा भी दे दी। सेना ने प्रस्तावित रखा इन कॉरिडोर पर एक बार फिर यूनुस को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो देश की सुरक्षा से समझौता वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी। सेना प्रमुख इस कॉरिडोर को खूनी गलियारा बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। अब एक बार फिर सेना प्रमुख के इसी रुख को आगे बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेना की नाराजगी सिर्फ कॉरिडोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गैर निर्वाचित सरकार द्वारा व्यवस्था में किए जा रहे बड़े बदलाव को लेकर भी है, जिसका असर सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ये यूनुस की नीतियों का प्रभाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए जमाते इस्लामी के नेता ATM अजहरुल इस्लाम को बरी करते हुए सजा को वापस ले लिया।
अजहरुल को लिबरेशन वार के दौरान युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अजहरुल की तुरंत रिहाई पर भी मुहर लगाई। बांग्लादेश में खुखार आतंकियों की रिहाई कोई नई बात नहीं रह गई है, अब ये परंपरा का रूप धारण करती जा रही है। तो साफ तौर पर जो अभी बदलाव की बयार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ इसके बड़े मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। वीना सिकरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वीना जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, जो इस वक्त अभी हम मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, विश्वास में वहां की जनता को वो लेकर आए थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनता ही किनारा करती हुई नजर आ रही है। कितनी मुश्किल उनके लिए बढ़ने वाली है यूनिस के लिए, और साफ तौर पर क्या उनकी नैया अब आगे कैसे पार लग पाएगी? क्या लगता है, क्या बड़े बदलावों की जो बड़ी तस्वीर है वो निकलकर सामने आने वाली है? जी, मुझे तो लगता है कि यूनुस की मुश्किलें तो अभी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि पिछले साल में अगस्त की 8 तारीख को आर्मी ने जनरल वक़ारुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ हैं, उन्हीं ने मोहम्मद यूनुस को चुना था और उनकी स्वेरिंग इन हुई थी प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के दौरान। तो अब जो है इन्हीं जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने 21 मई को अपनी सभा में, अपने पूरे आर्मी ऑफिसर्स की सभा, जिसमें सारे आर्मी ऑफिसर्स बाहर भी जिनकी है पोस्टिंग, वो भी अपने ज़ूम लिंक पे ज्वाइन किए थे, और उन्होंने 2-4 बातें साफ कही थी। सबसे जी। बड़ी बात उन्होंने कही थी कि हमें इलेक्शंस इस साल दिसंबर के पहले चाहिए। पिछले साल भी वक़ारुज़्ज़मान ने कहा था कि 18 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि इस दिसंबर। अब ये दिसंबर के सिर्फ 6-8 महीने, 6-7 महीने रह गए हैं। तो यूनुस की सरकार जो है, उसके पीछे तो जमात-ए-इस्लामी है, सारे इस्लामिस्ट ग्रुप है। यूनुस तो बिल्कुल अपने आप में कोई ऐसे इंडिपेंडेंट शख्स है ही नहीं, वो तो सिर्फ वही करता है जो जमात-ए-इस्लामी उसे कहती है। और जमात-ए-इस्लामी बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन जल्दी हों, क्योंकि इन 7, 8, 9 महीनों में उन्होंने ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अभी तक अवामी लीग का सपोर्ट कायम है। और उन्होंने देखा है कि जो अवामी लीग के लोग थे, उन्होंने सोचा कि शेख हसीना चली गई है, इतर-बितर हो जाएगा, उनके जो सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ है, और अवामी लीग की सपोर्ट कायम है, और वो बिल्कुल यूनुस के खिलाफ हैं। तो उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया, लेकिन इस सरकार के कोई अधिकार ही नहीं है, इनका कोई हक ही नहीं है कि वो अवामी लीग को बैन करें, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, कि वो रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करें या पुलिस रिफॉर्म करें। ये उनका काम ही नहीं है। इंटरिम रिजीम का काम सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शन कराए 3 महीने के अंदर अंदर, और जो नई इलेक्टेड सरकार है वो ही सब चीज़ों को देख सकती है, वही रिफॉर्म कर सकती है, वही डिसाइड कर सकती है कि किसी पार्टी को बैन करना है कि नहीं। तो इसलिए जो यूनुस ने ये काम अपनी तरफ से जमात इस्लामी के कहने पर शुरू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाओ, लिबरेशन वॉर का सारा नाम भूल जाओ और अपना नया सेकेंड रिपब्लिक डिक्लेयर करो, ये सब चीजें बिल्कुल आवाम को पसंद नहीं है। और हमने देखा है अब तो उन्होंने बिल्कुल आवाम के खिलाफ, प्राथमिक टीचर जो हैं विलेजेस में उनके खिलाफ, और सेक्रेटेरिएट के लोग उनके खिलाफ एक लॉ निकाले कि आपको हम बिल्कुल डिसमिस कर सकते हैं। तो पूरा बांग्लादेश का आवाम जो है अब आज आगे उठ के खड़ा हुआ है यूनुस के खिलाफ। और वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर लेकिन आर्मी का जो रवैया है जी। इलेक्शंस पे, और दूसरा ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, उस पे उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि हमें बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसलिए इन बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, अराकान आर्मी के साथ रिश्ते जो हैं, और दूसरी बात इलेक्शंस पे, इन पे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है। और मुझे लगता है कि यूनुस जो है वो इलेक्शंस को नहीं संभाल पाएंगे, उनका तो हक बनता ही नहीं कि वो इलेक्शंस करें। अब तो सिर्फ एक चीज हो सकती है कि आर्मी अपना एक और केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए और उनके जरिए इलेक्शंस कराए। ऐसे में अगर आर्मी का साथ नहीं मिलता है तो ये इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में? और साफ तौर पर जैसा कि ये मांग कर रहे हैं कि अगले साल जून तक यहाँ पर इलेक्शन हो, जबकि बात ये निकलकर सामने आ रही है कि दिसंबर में मांग की जा रही है। तो ऐसे में इन दोनों बातों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर कितना बड़ा फर्क और कितना बड़ा अंतर नजर आता है, जो इनके लिए और बड़ी चुनौती पेश करता हुआ नजर आता है? जी, बिल्कुल। ये जो इलेक्शंस की बात है, कहने को तो यूनुस कह रहे हैं कि हम जून अगले साल तक कराएँगे, लेकिन हमें पता है कि ये भी गलत है, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जमात-ए-इस्लामी और अन्य सपोर्टर्स, और ये नई जो पार्टी वहाँ पे बनी है, नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो कहते हैं स्टूडेंट्स पार्टी, लेकिन वो स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक नई पार्टी बनी है। अच्छा, उन्होंने सैटरडे को 3-4 दिन पहले उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन
करने की कोशिश की थी यूनुस की सपोर्ट में, कि हाँ आप उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक तो बहुत कम लोग आए, कोई लोग आए ही नहीं, और दूसरे वो जो स्लोगन्स रेज कर रहे थे कि यूनुस जी को 5 साल रहने दीजिए, यूनुस 5 साल रहेंगे, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यूनुस को प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स रेज कर रहे थे जिससे उनका जो जो यूनुस के ख्याल हैं उनका जाहिर हो रहा था कि यूनुस तो चाहते ही नहीं कि इलेक्शंस हो। और यूनुस ने 2007 से लेके आज तक उन्होंने 2007 में भी कोशिश की थी कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और वो इलेक्ट हो जाएं, लेकिन उनके कोई समर्थक थे ही नहीं। उनकी बड़ी ग्रामीण बैंक तो जरूर है, कहते हैं कि ये विलेजर्स की बैंक है, लेकिन विलेज लेवल पे उनकी सपोर्ट है ही नहीं। और इसलिए उस बार भी और इस बार भी वो बिल्कुल सफल नहीं हुए हैं कि वो पॉपुलर सपोर्ट लें। इसलिए ये पता चलता है कि वो चाहते सिर्फ ये हैं कि उनको 5 साल रखा जाए और वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के वो ही करते जाएं जो उनकी मनमानी है। और ये जो है, ये बात जो है बिल्कुल अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को और आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। बीएनपी खिलाफ है, बीएनपी कह रहे हैं कि अब दिसंबर तक इलेक्शन कराइए, सब लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक इलेक्शन कराइए। सिर्फ ये जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट जिनका ख्याल ये था कि हम 6-8 महीने में इतना समर्थक अपने साथ कर लेंगे कि हम इलेक्शन में एकदम से सक्सेसफुल रहेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा जोल्ट है कि ये हुआ नहीं। और अवामी लीग की सपोर्ट कायम है और बीएनपी भी यही कहता है कि इलेक्शंस करिए दिसंबर तक। तो मुझे लगता है कि अब चारा बहुत कम है मोहम्मद यूनुस के लिए। वो जरूर ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि हम और आर्मी एक हैं, हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है, और कहीं शायद उनके जो विदेश के समर्थक हैं वो भी यही कह रहे होंगे नहीं नहीं आप इकट्ठे हो जाइए। लेकिन आर्मी ने जरूर ये कहा है कि इलेक्शंस को होने ही होने हैं। दूसरी बात कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सपोर्ट नहीं करते म्यांमार के साथ। और तीसरी बात ये कहा है उन्होंने कि लिबरेशन वॉर की वैल्यूज वो हमारे लिए बिल्कुल। वीना जी, ऐसे में अगर देखें तो बड़ी परेशानियां क्या नजर आती हैं बांग्लादेश के सामने जो अभी चुनौती के तौर पर खड़ी हैं, और साफ तौर पर अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो आगे किस तरह की जो स्थितियां हैं वो रहने वाली है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि अगर हम बीते साल की बात करें बहुत कुछ बांग्लादेश ने झेला है, और अभी आज के दौर की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ उसको पीछे धकेलने के लिए भी कारगर रहा है। यूनुस की नीति और यूनुस की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत पीछे धकेलने में कारगर भी साबित होती हुई नजर आई है। उनकी मंशा कुछ और थी लेकिन नजर कुछ और आया। बड़ी परेशानियां क्या नजर आती है जो आवाम अभी भी वहां पर झेलता हुआ नजर आ रहा है? सबसे बड़ी परेशानियां आवाम के लिए तो आर्थिक परेशानियां हैं। और मैं ये बताऊं कि पिछले 15 सालों में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी तो उन्होंने आर्थिक अरेंजमेंट्स ऐसे किए हुए थे कि बांग्लादेश की ग्रोथ 6% हर साल हो रही थी। 6% से ज्यादा, कभी 7% भी हो रही थी। और इसके वजह से 15 सालों में जब इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होती रही तो कई मतलब लोग पॉवर्टी से निकल आए। वो एलडीसी के रूप से डेवलप कंट्री का कैटेगरी उनसे खत्म हो गया है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप में आ गए हैं, और बहुत उनके प्रोग्रेस हुआ था और ये लोगों को पसंद था। उनके एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे थे। भारत के साथ उन्होंने ऐसे समझौते, इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी अरेंजमेंट्स बनाए थे जिनको म्यूचुअली बेनिफिशियल थे। उनको फायदा था, हमको फायदा था, और सबके लिए अच्छा था कि ये इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हो रहे थे, बड़े अच्छी तरह से चल रहे थे। अब जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं उन्होंने एक ऐसा एंटी इंडियन रवैया अपनाया है। हर बात पे भारत को ब्लेम करना, हर बात पे भारत के खिलाफ करना। बल्कि जब वो चीन गए तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाफ भी बात करने लगी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो हमारे कब्जे में है, हम जब चाहते हैं वो बंद कर सकते हैं। चीनियों को कहते हैं आप यहाँ पे आइए, हम आपको एक्सेस देंगे। ऐसे मतलब उलट सुलट बातें जो बिल्कुल, और ये जो उनका एंटी इंडियन कार्ड जो है मेरा ख्याल है उन्होंने इसको ओवर प्ले कर दिया है। और लोग अब तंग आ गए हैं क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि पहले अच्छा था, तो हमें ये एंटी इंडियनिज्म नहीं चाहिए। उनको पता है कि जब यूनुस बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेड रोक रहा है तो उससे बांग्लादेश के लोगों को मुश्किल हो रही है निश्चित तौर पर। और ये मुश्किलें साफ तौर पर देखने को भी मिली थी कि किस तरह की स्थिति से अभी बांग्लादेश निकल रहा है, और साफ तौर पर अभी भी वहां मौजूदा जो स्थिति है वो काफी दयनीय बनी हुई है। और ये जो संकट है ये और ज्यादा गहराता हुआ जा रहा है। और किस
कदर इसकी जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आएगी। सब पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो भारत का जो करारा प्रहार है पाकिस्तान पर, वो किस तरह से चौतरफा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला NDH मसाला। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, she's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के साथ साथ उसकी आतंक नीति की कमर तोड़ने के लिए भारत ने कमर कस ली है। चारों तरफ से भारत पाकिस्तान पर हमलावर है और पाकिस्तान की आतंकी नीतियों को बेनकाब करने की तैयारी कर ली गई है। और इसी कड़ी में भारत का उद्देश्य है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, ताकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा सके। 2022 में दुनिया की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर जरूर हो गया था, लेकिन अपनी सरजमीन से सीमा पार आतंकवाद को पालने पोसने का खेल जारी रखे हुए है। पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में सेना के अधिकारियों की शिरकत चीख कर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के नाम पर न सिर्फ इस संस्था बल्कि पूरी दुनिया से झूठ बोला। लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है कि पाकिस्तान के इस घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। इसी महीने होने वाली संस्था की बैठक में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने ठोस तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि पाकिस्तान को FATF में उसकी वास्तविक जगह ग्रे लिस्ट में कैद किया जाए। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने की दूर की बात, बल्कि इसे बढ़ावा देने में वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाले पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खासकर IMF और वैश्विक बैंक से मिले फंड का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने में कर रहा है। दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने के लिए निकले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने को जरूरी बताते हुए कहा कि IMF द्वारा मुहैया कराए जा रहे $2 बिलियन के लोन का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में कर सकती है। Pakistan would be brought in FATF grey list, and this is very important. Otherwise, this whole Pakistan is not stopping recruitment of terrorists. Pakistan is not allowing this money to be used. जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने की क्षमता पर पड़ता है। ग्रे लिस्ट के दौरान लगाई गई शर्तों को पूरा नहीं करने पर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। भारत FATF के सदस्य देशों को पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच गहरी सांठगांठ के सबूत मुहैया कराकर
इसके लिए सहमत करने की कोशिश करेगा। भारत का स्पष्ट आरोप है कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से चलने वाले आतंकी संगठनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डालना अत्यंत जरूरी हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो टेरर पर साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लेकर भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया भर में इस वक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो लगातार इस बात को भी उठा रहा है और साफ तौर पर इसी को आगे ले जा रहा है कि किस तरह से अब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। वीना सिकरी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। वीना जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि FATF की जो हम बात कर रहे हैं, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अब ग्रे लिस्ट की बात जो है वो भी निकलकर इसमें सामने आ रही है और पाकिस्तान को इसमें एक बार फिर से शामिल करने की बात जो कवायद है वो भारत लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर हमने देखा है कि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए एक कवायद तेज की गई है वैश्विक स्तर पर और सभी देश इसमें मिलकर साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको पाकिस्तान के लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है? ग्रे लिस्ट की बात तो की जा रही है, क्या पाकिस्तान के लिए यह बड़ा ब्लैकआउट होगा? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों को कह रहा है कि वो विक्टोरियस थे, कि उनकी जीत हुई है इस जो हुआ है 7 और 10 मई के बीच। और ये जो झूठ है हमारे प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल गांधीनगर और भुज में कहे हैं, उन्होंने बहुत सीधे तरह से पाकिस्तान को बताया है कि जब तक वो टेररिस्ट की सपोर्ट करते जाएं उनके लिए कोई राहत नहीं मिलेगी। और जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्थगित किया गया है और हम लगे रहेंगे इसके पीछे। जो हमारी 7 प्रतिनिधि मंडल बाहर गए हैं उनका ये मकसद ही है कि वो पूरी दुनिया को ये समझाएं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट सपोर्टर है, स्टेट सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। हमने देखा भी कि 7 मई को जब हमारे अटैक के जरिए सारे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, इन मुरीद के, भावलपुर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब ग्रुप्स का था, करीब 100 टेररिस्ट मारे गए उन अटैक्स में। लेकिन इमीडिएटली वो जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे उनके सब फ्यूनरल्स में वो गए और उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि जो लोग मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। और उनके ये भी कहा कि हम ये जो बिल्डिंग नष्ट हुई हैं, टेररिस्ट कैंप नष्ट हुए हैं, उनको भी हम रीबिल्ड करेंगे। तो कहाँ से? ये तो पैसा जो IMF ने दिया है उसी पैसा को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी सरकार देख रही है, फॉलो कर रही है और यही तो है जो हम बताएंगे कि FATF में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कि पाकिस्तान जो फाइनेंसिंग उनको मिलती है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी उन्होंने चीन को कहा है कि हमें ये सब चाहिए, टर्की को कहा है कि हमें ड्रोन वगैरह जो सब चीज़ें उनको चाहिए, और ये सब चीज़ें उनका पैसा कहाँ से आएगा? यही तो है। तो इसलिए हमारी सरकार, देखिए इस बात के सबूत भी लगातार सामने रखे जा रहे हैं कि पहले भी देखा गया है कि हथियार खरीदने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से जो पाकिस्तान की नीतियां रही हैं वो रही हैं। कुछ आंकड़े भी निकलकर सामने आए थे, 18% से ज्यादा की अगर हम बात करें तो वो अपने रक्षा में और उसके अलावा हथियारों को खरीदने में भी 20% की वहां पर बढ़ोतरी देखी गई थी। ये जो तमाम आंकड़े ये दिखाते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल से, इंटरनेशनल फोरम से आप लोन लेते हैं और उसके बाद उसका पैसा आप क्या करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वहां की और वहां की जो साफ तौर पर जो आवाम है वो किस इस वक्त हालातों से गुजर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या चरमराती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो ऐसे में ये जो तमाम सवाल है, क्या ये बहुत काफी होंगे, कारगर होंगे FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने के लिए? उम्मीद है कि हाँ होंगे जरूर, क्योंकि हमारी सरकार ने पूरी प्लानिंग की है और सारे उनके पास आंकड़े हैं, सारे उन्होंने सबूत जमा किया है। और ये जो हमारे ग्रुप्स के हैं और अन्य भी हमारे पास बहुत सबूत है, और ये सब इकट्ठे करके जब FATF की मीटिंग होगी तो उसके सामने ये सब पेश किए जाएंगे। और जो वो निकल गए थे ग्रे लिस्ट में से उनको दोबारा वहाँ इंक्लूड करने के लिए हमारे जो सबूतें तैयार होंगी, उम्मीद है कि वो बिल्कुल सफल होंगे और ये हो जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनके आह्वान को भी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि आप ये टेररिज्म को बंद कीजिए, क्योंकि ये हर एक पूरी दुनिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसका बिल्कुल जो लाइन ऑफ सपोर्ट होता है पाकिस्तान पे पहुंचा जाता है। हर एक का जो है उसका जो है पाकिस्तान में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो बाहर जाके पूरी दुनिया में
टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के लिए इसका खतरा है। ये भारत और पाकिस्तान की बीच का सवाल सिर्फ नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल है। निश्चित तौर पर इसीलिए जो भारत है वो लगातार आगे बढ़ते हुए जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको वैश्विक स्तर पर और बुलंद कर रहा है, और यही सब कवायदे हैं जो आने वाले समय में जो आतंक है उसको मुंहतोड़ जवाब देने में बहुत कारगर साबित होंगी। वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH। वाह यार, क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। ट्रंप की बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब की बारी ईरान मामले पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ट्रंप ने घेरे में लिया। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा पर चर्चा हो रही थी। दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। गाजा में तबाही के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी बंधकों को वापस लाने का बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि जीवित या मृत सभी बंधकों की वापसी होगी। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान तब आया जबकि 10 इजरायली बंधकों की रिहाई पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में इजराइल के नए सैन्य अभियान से बड़े स्तर पर विस्थापन शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले 10 दिनों में लगभग 1,80,000 लोग जबरन विस्थापन के लिए मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विस्थापन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं हमास ने अमेरिका के युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई है। दूसरी ओर इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। युद्ध विराम के लिए पुतिन को मजबूर करने के इरादे से अमेरिका ने अब एक नया दांव चला है। अमेरिकी सांसदों ने रूस और उसके व्यापार साझेदारों पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की है। हाल के रूस के बर्बर हवाई हमलों के बाद अमेरिकी सांसदों ने इस तरह के टैरिफ के लिए अपनी मांग बढ़ा दी है। कुआलालंपुर में 26वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान चीन जैसे साझेदार देशों से लेकर म्यांमार में चल रहे संघर्ष और अमेरिकी टैरिफ सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मलेशिया इस साल आसियान समूह की अध्यक्षता कर रहा है। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन आसियान नेताओं ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की। युद्धग्रस्त सूडान में हैजा का प्रकोप अपने परवान पर है। पिछले एक हफ्ते में सूडान में हैजा के 2,700 मामले सामने आए, वहीं 172 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 90% मामले खर्तूम राज्य में सामने आए हैं। हाल के हफ्तों में खर्तूम राज्य RSF के ड्रोन हमलों से प्रभावित रहा है। लगातार हमलों के कारण खर्तूम में पानी और बिजली की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हुई है।